टू माय एग्जामिनेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन। जैसे मैं थंबनेल से ही पता चल रहा होगा कि आज हम स्वर और व्यंजन के भेद पढ़ेंगे कि स्वर के कितने भेद होते हैं, व्यंजन के कितने भेद होते हैं, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, ये सारा टॉपिक हम इस वीडियो में देखेंगे। आइए देखते हैं। देखिए हमारा क्या है, ये स्वर है। स्वर हम किसे कहते हैं ये हम जानेंगे, व्यंजन किसे कहते हैं ये हम जानेंगे। स्वर के कितने भेद होते हैं हम देखिए, स्वर के दो भेदों को इसमें पढ़ेंगे। ये हमारा आपने अभी तक पढ़ा होगा, स्वर के तीन भेद होते हैं, हर्ष स्वर और क्या, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। अब हम इसमें देखेंगे स्वर के दो भेद। ठीक है, स्वर के दो भेद मतलब एक हमारा मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, तीन होते हैं, और एक हम स्वर के भेद देखेंगे मात्रा के आधार पर। ये हमारा इसलिए सबसे अलग टॉपिक हो जाता है। स्वर के मुख्य रूप से तीन भेद, तीन भागों में बांटा गया है। हर्ष स्वर जिसे हम मौलिक स्वर भी कहते हैं, दूसरा संयुक्त स्वर, दूसरा दीर्घ और तीसरा संयुक्त। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बोलने में, दूसरा दीर्घ और तीसरा संयुक्त। ये हमारा स्वर के मूल रूप है, स्वर के वर्णों के आधार पे तीन, और यहाँ पे हमारा क्या है, मात्रा के आधार पे। तो जो हमारा प्लुप्त स्वर आता है, यहाँ पे मिसप्रिंट, यहाँ पे ये नहीं एग्जाम्पल नहीं दिया है, इसका ऐसे लिखा जाता है। तो ये हमारा जो होता है, ये हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर, ये हमारा किस पे आता है, मात्रा के आधार पे आता है। अभी तक हम स्वर के भेद पढ़ते थे तीन, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर, पर हम ये नहीं जानते थे मात्रा के आधार पे है कि स्वर वर्ण के आधार पे है, इसलिए हमने आपको दोनों लेके आए। एक तो ये जो हमारा यही केवीएस है, केवीएस का क्वेश्चन जो होता है वो स्टैंडर्ड क्या होता है, थोड़ा स्टैंडर्ड जो हाई होता है, पर क्वेश्चन जो होता है वो एकदम नीचे से घुमा के पूछता है, से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है। स्वर वर्ण के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अब मात्रा के आधार पे भी तीन होते हैं, हर्ष, दीर्घ और प्लुप्त स्वर। यहाँ पे हमने ये देखा। अब हर्ष स्वर में क्या है, ये हमें मौलिक स्वर भी कहते हैं। मौलिक स्वर इसे क्यों कहते हैं, मूल स्वर। मूल स्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि अ, ई, उ, री ये हमारा क्या है, मूल स्वर है, इसे हम मौलिक स्वर भी कहते हैं। अब दीर्घ स्वर, देखिए हमारे स्वर कितने होते हैं, 11 में 4 इसमें चले गए, बच्चे कितने, 7 में आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये हमारे क्या है, 7 है। अब हम लिख के इसलिए बता रहे हैं आपको, क्योंकि देखिए मूल स्वर हमने क्या पढ़ा, ये 4 हो गए, अ, ई, उ, और हमारा क्या है, ये जो हमारे 7 बचे हैं, इन्हीं 7 में हम आ, ई और उ को दीर्घ स्वर कहते हैं, और ए, ओ, औ को ये हमारा क्या हो गया, संयुक्त स्वर हो गया। संयुक्त स्वर ये क्यों हो गया, क्वेश्चन ये भी बना, संयुक्त स्वर ये क्यों हो गया, क्योंकि ये दो वर्णों से मिलकर बन रहा है। ये दो वर्णों से मिलकर क्या बन रहा है, अब स्वर में भी 4 संयुक्त स्वर होते हैं और व्यंजन में भी हमारे 4 होते हैं। ठीक है, स्वर का भी हमने देखा, व्यंजन में 6 चतुरा ज्ञासरा हो गए, और स्वर में क्या हो गया, ए, ओ, औ हो गए। और ये इसलिए है क्योंकि ये 4 क्या कर रहे हैं, 2 वर्णों से मिलके बन रहे हैं, 2 वर्ण से। तो आ क्या है, ई, उ, ए, आ, उ, आओ। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, स्वर हो गए। आ से क्या बनना है, बड़ा आ बनना। अब देखिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, जैसे नॉर्मल क्या करते हैं हम लोग, अ और अ जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, आ बन जाता है, पर हमें यहाँ पे आ कैसे बन रहा है, अ प्लस बड़ा, तब हमारा क्या बनेगा, आ बनेगा। हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना है, आ जोड़ के आ नहीं बनाना है, हमें आ प्लस जोड़ के आ बनाना है। मतलब संयुक्त स्वर में जो 4 होते हैं, ए, ओ, ये हमारा बन कैसे रहा है, हम ये भी देखेंगे। ये जो हमारा आ है ये कैसे बनता है, अ प्लस बड़ा आ मिला के आ बनता है, ई
और बड़ी ई मिला के बड़ी ई बनेगी। ये नहीं कि आप ई और ई मतलब दोनों छोटी ई मिला दिए तो बड़ी ई बन गया। ई छोटी ई और बड़ी ई मिला के हमारा बड़ी बनता है। ऊ और ऊ मतलब छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तब हम मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? ऊ। फिर अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा रफ कर दें। ये देखिए ए, ये जो हमारा संयुक्त स्वर है ए ओ औ। अब ये संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो वर्णों से मिलकर बन रहा है। जैसे व्यंजन का संयुक्त व्यंजन है, दो व्यंजन मिलके दो, वैसे ही तो ए कैसे बन रहा है? अ प्लस ई। अ प्लस ई से क्या बन रहा है? ए बन रहा है। पर हमें यहाँ पे ध्यान देना है, ये हम ऊपर लिख देते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना। ये हमें अ और प्लस ए से हमारा ए बन रहा है। यहाँ आपको ध्यान है, आपने ए बनाया तो अ प्लस ई से बना दिया, इसलिए ए ऐसे नहीं बनाना है कि आ प्लस अब बड़ी लगा दिए तो ए बन गया। ऐसा हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना, इसलिए हमें बिल्कुल थोड़ा सा फोकस करके पढ़ना है। आ प्लस ई तो हमारा ए बन गया, पर हमारा ए कैसे बन रहा है? आ प्लस ए से बन रहा है, बड़ी नहीं लगाना है कि हम बड़ी लगा दिए। यही तो यहाँ पे, इसलिए तो बच्चा फंसता है। उसके बाद आ गया हमारा ओ कैसे बन रहा है? आ प्लस ऊ से बन रहा है। अ प्लस ऊ से क्या बन रहा है? ओ बन रहा है। पर अ कैसे बन रहा है? अ प्लस ओ से। अ प्लस ओ से क्या बन रहा है हमारा? ओ बन रहा है। इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। ए कैसे बन रहा है? अ प्लस ई से। ए कैसे बन रहा है? अ प्लस ए से। ओ कैसे बन रहा है? अ प्लस ऊ से। और ओ कैसे बन रहा है? अ प्लस ओ से। ये हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमें ये नहीं देखना है कि क्या नाम से आ और हमने आ मिला दिया, आ मिला दिया तो आ बन गया। नहीं, आ प्लस बड़ा आ मिलाया तो आ बना, ई प्लस बड़ी मिलाई तो ई बना। ये हमें थोड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलाया तो ओ बना, मतलब हमें दोनों छोटा नहीं बनाना है। ए कैसे बन गया? आ प्लस ई बना, पर यहाँ पे हमें क्या करना है? ए नहीं देखना, आ प्लस ए बनाएंगे तब हमारा ए बनेगा। ओ कैसे बनेगा? आ प्लस ऊ बनेगा। ओ कैसे बनेगा? आ प्लस ओ से। ये हमारा ये रहा, ठीक है। ये तो हमारा मूल रूप से 3 वर्ण हो गए, ठीक है। स्वर के 3 भेद होते हैं, हर स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अब हमने आपको प्लुप्त स्वर किसमें आ जाएगा? हमारा मात्रा के आधार पे आ जाएगा। मात्रा के आधार पे क्या आ जाएगा? हमारा प्लुप्त स्वर। ठीक, ये देखो, ये हमारा मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वर कितने भेद हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। यहाँ पे आएगा स्वर तो 3 ही भेद होते हैं, पर अगर हमसे अगर पूछेगा स्वर के कितने, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम ने 2 स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। अगर पूछेगा, अगर मात्रा के आधार, स्वर के कितने भेद? 3, मात्रा के आधार पर 3। पर अगर पूछ लिया किस वर्ण के कितने भेद, कैसे ये प्लुप्त स्वर किस में आता है? मात्रा के आधार पे आता है स्वर के भेद में कि स्वर के भेद के, तब हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि मात्रा के आधार पे प्लुप्त आता है। जब ये क्वेश्चन पूछेगा, ये नहीं कि मैम ने 2 स्वर के भेद बताया तब कंफ्यूज है। स्वर के भेद अगर पूछेगा कितने होते हैं तो 3 ही टिक करना है हमें। अगर मात्रा के आधार पर स्वर के भेद तो भी 3 करना है, पर अगर एग्जाम्पल ये दे दिया कि प्लुप्त के आधार पर स्वर के भेद मात्रा में आता है कि स्वर के भेद में आता है, तो मात्रा के आधार पर स्वर के भेद में आता है। ये हमारा सही ये हमारा थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, यहाँ पे ऐसे रहता है प्लुप्त स्वर का। ये इसलिए हमने दोनों पढ़ा दिया कि मतलब आपको कहीं भी दिक्कत ना हो, कैसे भी क्वेश्चन पूछे गलत हमारा नहीं होना है। अब हर्ष स्वर क्या है? यहाँ पे क्या कर दिया? वही चीज है, वहां पे दीर्घ स्वर संयुक्त स्वर में बदल दिया था, इसलिए संयुक्त स्वर में बदल दिया। उससे हमें ये भी तो फायदा भी होगा, हमें संयुक्त स्वर कैसे बनते हैं ये भी पता चल गया। फिर उसके बाद आ गया हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में हमारा बच्चा क्या? 7 हो गए, 4 इसमें चले गए, 7 बच्चे इसमें हो गए, ये प्लुप्त स्वर। अब हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर के हम थोड़ा सा डिफिनेशन भी देख लेते।
हर्ष स्वर क्या है? जब हम किसी बोलने में किसी भी चीज को बोल रहे हैं और एक मतलब क्षण भर का समय लग रहा है या एक मात्रा का समय लग रहा है, उसे हर्ष स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर क्या है? जैसे किसी भी शब्द को बोलने में हमें 2 गुना शब्द लगे या तो थोड़ा सा ज्यादा समय लग रहा है, वो हमारा दीर्घ स्वर हो गया। प्लुप्त स्वर का कि हमें 3 गुना समय लग रहा है या ज्यादा समय लग रहा है, जैसे ओम। ओम हमें क्या है? देरी तक खींचना पड़ रहा है। आ क्या है? धीरे से बोल दिया हर्ष स्वर। आ थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है, इसलिए डिफिनीशन के हिसाब से भी हम देखेंगे तो हर्ष स्वर क्या है कि हमें एक मतलब क्षण मार का एक मात्रा का समय लग रहा है, अब वो हर्ष हो गया। दीर्घ क्या हो गया? हमें थोड़ा सा ज्यादा समय लग रहा है, वो हमारा क्या हो गया? दीर्घ हो गया। प्लुप्त स्वर क्या होगा कि हमें 3 गुना का समय लग रहा है या 3 गुना या 3 मात्रा मतलब वो वहां प्लुप्त स्वर हो गया। ये रहा हमारा स्वर। अब देखो, अब हम यहाँ पे आएंगे वायु प्रक्षेप के दृष्टि से व्यंजनों के भेद। अभी तक हमने स्वर के भेद पढ़े, अब हम व्यंजन के भेद पढ़ेंगे। ठीक, अभी तक हमने स्वर के भेद पढ़े, अब हम व्यंजन के भेद पढ़ेंगे। वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के भेद। अब देखो, वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण। अब इसे वायु प्रक्षेप की दृष्टि से ही क्यों कहा गया? क्योंकि जब हम इसे बोलते हैं तो हमारी अंदर से एक वायु हमें लेने में मुंह से अल्प मात्रा निकलती है। जैसे हमारे उत्कर्षी होता है कि हम उच्चारण स्थान करते हैं, वायु निकलती है ना। जैसे अल्प प्राण में क्या आता है? अंतस्थ व्यंजन में आते हैं अ, य, र, ल, व। हल्का सा समय मतलब वायु मात्रा का हल्का सा समय लग रहा है, तो वो क्या हो गया हमारा? ये हमें अल्प प्राण का, इसीलिए इसे वायु के दृष्टि से कहा गया। क्योंकि ये हमारा जो होता है वायु के दृष्टि से व्यंजन के भेद इसलिए कहे गए क्योंकि हमें बोलने में बहुत हल्का सा मात्र समय लग रहा है। अल्प प्राण में हल्का सा समय लग रहा है, हल्की सी हवा वायु। महाप्राण में क्या है? हमें ज्यादा समय लग रहा है। जैसे अल्प प्राण में हमने देखा कि अल्प प्राण में क्या है? अंतस्थ व्यंजन भी आ रहे हैं। अल्प प्राण में क्या आ रहा है? अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन हम बोल के देखेंगे य, र, ल, व। कितने आसानी से हम बोल रहे हैं, मतलब बोलने में कितना हल्का सा समय लग रहा है। ठीक है, अल्प मात्रा, मुंह से जो हमारी वायु है मुंह से जो निकलती है वो अल्प मात्रा में निकलती है। और महाप्राण क्या है? मतलब हमारी जो वायु वो ज्यादा मात्रा में निकलती है। और इसमें क्या आता है? इसमें हमारा उसमें स ये जो है ये आते हैं, तो ये मतलब हमें तेज वायु का प्रयोग कर रहा है ज्यादा, इसलिए वायु प्रक्षेप की दृष्टि से कहा गया। अल्प प्राण क्या है? किसी उच्चारण के श्वास में मुंह से अल्प मात्रा निकल, और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां और अंतस्थ व्यंजन ये हमारे अल्प प्राण। और ये होते कितने हैं? 19 होते कितने हैं? 19। और सभी स्वर किस में आएंगे? हमारे अल्प प्राण में आएंगे। सभी स्वर किस में आएंगे? अल्प प्राण में आएंगे, महाप्राण में नहीं आएंगे। ठीक है, वायु प्रक्षेप की दृष्टि से हमारे कितने होते हैं? 2, अंतस्थ, अल्प प्राण, महाप्राण। मतलब हमें कम समय लग रहा है वो अल्प प्राण और ज्यादा समय लग रहा है वो महाप्राण। जैसे य, र, ल, व और स। ठीक है, ये हमें अब आगे देखते हैं। अब आया हमारा महाप्राण या महाव्यंजन। अब हम आ गए महाप्राण। ठीक है, महाप्राण मतलब हमें श्वास मुंह से अधिक मात्रा निकलने में महाप्राण हो गया। ठीक है, अब महाप्राण किसे कहते हैं? किसी व्यंजन वर्ण का दूसरा और चौथा। ये हमने पिछली वीडियो में आपको डायग्राम के अनुसार वहां उच्चार स्थान में बता दिया था। किसी लिए उच्चारण स्थान का भी और हमारा ये अल्प प्राण, महाप्राण, स्वर, लघु स्वर, वहां यहाँ पे भी हम इसलिए कि आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे महाप्राण क्या है? दूसरा और चौथा, किसी वर्ग का दूसरा और चौथा मतलब सम संख्या। और तीनों स और ह मतलब उसमें व्यंजन। ये किसमें आ जाएगा हमारा? ये हमारा महाप्राण। अल्प प्राण में अंतस्थ व्यंजन, अ से अल्प प्राण, अ से अंतस्थ व्यंजन आ जाएगा हमारा। अल्प प्राण में, महाप्राण में उसमें व्यंजन आएगा। और अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है? 19 होती है। उसमें सभी स्वर भी आते हैं, ये व्यंजन में आते हैं। ये हमारे महाप्राण की संख्या कितनी होती है? 14।
क्यों 14 होती है? क्योंकि 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा, 5 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे, 5 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10, और 4 क्या हमारे उसमें व्यंजन, 10 में 4 जोड़ेंगे 14। अल्पप्राण 19 कैसे हुए? क्योंकि पहले प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, 5 ये और 3 हम गुणा करेंगे, कितने आएंगे? 15 हो गए, और 4 हम क्या जोड़ दिए? अंतस्थ व्यंजन, तो 19 हो गए। मतलब हमें बिल्कुल भी रटना नहीं है। ये हमारा क्या हो जाएगा? कैसे बना हमारा? 14 और 19, 5 गुणित 10, मतलब हमारा प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, तो 5 वर्ग होते हैं, उसमें 2 से गुणा कर दिया 10, और 4 जोड़ दिया। क्या 4 जोड़ दिया? उसमें व्यंजन। 4 क्या जोड़ दिया? उसमें व्यंजन। तो उसमें व्यंजन जब मैंने 4 जोड़ दिया तो कितने हो गए? 14। ठीक है, फिर अल्पप्राण में 5 और 3 जोड़ा, 5 3 क्या? 15, और ये 4 क्या दे दिया? अंतस्थ व्यंजन, तो 19। ऐसे हमारे अल्पप्राण और महास प्राण की संख्या हमें पता चल गई। ठीक, अब हम पढ़ेंगे वर्णों की। वर्णों के मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा। अब हम क्या पढ़ेंगे? अघोष और घोष या सघोष। ठीक, अघोष और सघोष। अब अघोष किसे कहते हैं और सघोष किसे कहते हैं? जिस उच्चारण स्थान में हमारी स्वर अंक्रिया, जो हमारी स्वर तंत्रिकाएं होती हैं, जो अंकृत नहीं होती हैं। क्या होती है? अंकृत नहीं होती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है कि स्वर, हम अघोष किसे कहते हैं? यहाँ पे दे देगा कि स्वर तंत्रियां अंकृत नहीं होती हैं, अंकृत नहीं होती हैं, नहीं होती हैं, ऐसे क्वेश्चन बनाता है। नहीं होती, ऑप्शन में दे देगा अघोष, पहला ऑप्शन अघोष, दूसरा सघोष, तीसरा अल्पप्राण, चौथा महाप्राण, ऐसे क्वेश्चन दे देता है। हमारा क्या करता है? डिफिनीशन से भी क्वेश्चन उठा लेता है। ये नहीं कि हमने अल्पप्राण देख लिया, होते हैं 19 संख्या, महाप्राण देख लिया 14 होते हैं, तो हमारा नहीं, हमें डिफिनीशन भी, इसीलिए हमने डिफिनीशन के साथ हर चीज एग्जाम्पल के लिए, मतलब क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्वर तंत्रिका अंकृत नहीं होती है, तो जब हमें पता रहेगा किसमें अंकित, तब तो हम ऑप्शन सही करके ले आएंगे। जब हमें पता ही नहीं कि स्वर अंकित किसमें अंकित होती है, तो हम ऑप्शन क्या सही करके ले आएंगे? इसलिए हमें एग्जाम्पल तो पढ़ना है, संख्या तो पढ़ना है, डिफिनीशन को भी ध्यान में लेके पढ़ना है, क्योंकि हमें अपने नए साल के अवसर पे हमें नया कुछ करना है। मतलब हमें अपनी एक केवीएस में एक सीट को कंफर्म करना है। केवीएस दिमाग में बैठाना है कि हमें इस साल, नए साल पे नौकरी ले लेना है कंफर्म। तो हमारा स्वर तंत्रियां अंकित नहीं होती हैं। किसमें नहीं होती है? हमें अघोष में नहीं होती। जब हमें पता रहेगा तब तो हम करेंगे कि अघोष में नहीं होती है। अघोष वर्ण कितने होते हैं? 13। अघोष वर्ण कितने होते हैं? 13। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब क्या है? सघोष। अब हमें क्या देखना है? सघोष। सघोष में क्या है? स्वर तंत्रिका झंकृत होती हैं। इसमें क्या होती हैं? होती हैं। सघोष मतलब समान, अच्छा मतलब होती हैं। अघोष मतलब नहीं, असमान मतलब नहीं होती हैं। यहीं से हमें डिफिनीशन से ही पकड़ लेना है। सघोष मतलब समान, मतलब होती हैं। अघोष मतलब नहीं, असमान नहीं होती हैं। हमें यहीं से पकड़ लेना है, ठीक है? तो हमें इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसमें स्वर क्या होती हैं? झंकृत होती हैं।
और नाद ध्वनि, यहाँ पे बाय मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ध्वनि में छोटी की मात्रा रहती है, ठीक है, कंपन करती है। और तीसरा, चौथा और पांचवा, सघोष को हम क्या कहते हैं? घोष भी कहते हैं। सघोष को हम क्या कहते हैं? घोष भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारा ये तीसरा, चौथा और पांचवा, किसी वर्ण का तीसरा, चौथा, य, र, ल, व, य, र, ल, व और ह, ये मतलब य अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व और ह क्या है? ये उसमें व्यंजन का ह। ये हमारा क्या आ जाता है? सघोष में। और सघोष वर्ण कितने होते हैं? 31 होते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्या है? हमारा अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। अब स्वर व्यंजन उच्चारण स्थान, जीव उच्चारण के स्थान पर स्वर के भेद। अब जीव उच्चारण के स्थान पे हम देखेंगे, इसका बहुत ही अच्छा ट्रिक है। इसमें क्या है? जीव उच्चारण के स्थान पर कितने भेद होते हैं? 3 है। कौन कौन से हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। मध्य स्वर तो क्लियर है, अ, इसमें कोई डाउट नहीं है, अ ये क्लियर है। छोटा हमने किसमें लिख दिया? मध्य स्वर में। अब हमारा बचा क्या? ई, ए, आ, उ, ठीक है। अब हमें इसे पढ़ना कैसे है? अब ये बाप रे कैसे याद होगा, ये तो बड़ा हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो हमें इसमें क्या करना है? हल्की सी ट्रिक देख लेनी है। यहाँ पे हमने 3 बनाया, 3 बनाया, 3 बनाया, मतलब ये 3 से बनने वाले शब्द हैं वो सब किस में आ जाएंगे? पश्च स्वर में आ जाएंगे। मतलब हमें इसमें कुछ याद ही नहीं करना है, सिर्फ ट्रिक। आ किसमें रख दिया? बस एक देखना है कि मध्य 3 होते हैं उच्चारण स्थान के, अग्र स्वर, मध्य, पश्च और पश्च स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे मध्य स्वर होता है, सॉरी इसके लिए, टाइपराइटर ने मिस्टेक कर दिया होगा। यहाँ पे अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर होता है। अग्र स्वर, हमें यहाँ पे मध्य स्वर बस ध्यान देखना है। मध्य स्वर में क्या? अ। उसके बाद पश्च स्वर पे आ जाइए। पश्च स्वर मतलब जिसमें 3 से बनने वाले शब्द हैं। 3 से हमारा क्या बन रहा है? हम लिख के भी दिखा देते हैं। आ बन रहा है, 3 कर रहे हैं, ऊ भी बन रहा है, 3 कर रहे हैं, बड़ा ऊ भी बन रहा है, 3 कर रहे हैं, ओ भी बन रहा है, 3 कर रहे हैं, ओ भी बन रहा है। मतलब हमें क्या है? 3 से बनने वाले शब्द पश्च स्वर में आ गए, मध्य इसमें आ गए। तो बचा ही क्या हमारा? ई, ए, ये किस में आ जाएगा? हमारा अग्र स्वर में आ जाएगा। मतलब बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि ये कैसे याद हो, याद तो करना ही नहीं है। जब हमें ट्रिक पता है तो हम क्यों याद करें? मतलब हमें मध्य स्वर में क्या रख देना? अ रख देना है। उसके बाद 3 बनाना है, जैसे पूछ लिया पेपर में कि पश्च स्वर में, इसको रफ करके बताते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया, पश्च स्वर में आने वाले शब्द कौन से हैं? कौन से हैं? ऑप्शन में दे दिया यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। एक ऑप्शन में दे दिया ई, एक ऑप्शन में अ, एक ऑप्शन में अ दे दिया, एक ऑप्शन में आ दे दिया, एक ऑप्शन में ए दे दिया। ये हमारा रहा क्वेश्चन कि पश्च स्वर में आने वाले शब्द कौन से हैं। ई भी दिया है, अ भी दिया है, आ भी दिया है, ए भी दिया है। हमने ट्रिक क्या सीखी थी कि 3 से बनने वाले शब्द पश्च स्वर में आते हैं। 3 से क्या बन रहा है? आ बन रहा है, अ बन रहा है। आ किस में आता है? मध्य स्वर में आता है, मुझे पहले से पता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि बस आ को देख लेना है कि आ किस में आ रहे हैं। आ हमारा किस में आ रहा है? मध्य स्वर में आ रहा है। आ हमारा किस में आ रहा है? मध्य स्वर में आ। तो आ को तो हमारा पहले कट गया, बचा क्या? आ। बस हमें ई, ए ये सब तो देखना ही नहीं है, क्योंकि हमारा ट्रिक जिसमें फॉलो कर देगा वही हमारा हो जाएगा। आ को हमने 3 से बनाया, आ गया आ, मतलब हमारा पश्च सही। मतलब
बिल्कुल भी कुछ नहीं करना, बस हल्का सा दिमाग ट्रिक लगाना, उसके बाद क्लियर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, मुख आकृति के आधार पर स्वर के भेद और ओष्ठ आकृति के आधार पर। ठीक, ये हमारा मुख आकृति के आधार पे हो गया। ये हमारा क्या है, ओष्ठ आकृति। ये हम दोनों को साथ में लेके चलेंगे, जिसलिए हमें बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। मुख आकृति के आधार पे स्वर के भेद और ओष्ठ आकृति के आधार पे स्वर के भेद। और वहां पे हमने देखा था उच्चारण आकृति के आधार पर 3 हो गए। अब इसमें क्या है, सवृत्ति स्वर, अर्ध समवृत्ति, अर्ध विवृत, विवृत। अब हमें क्या करना है, 2 को पढ़ना है, दूसरा अपने आप तैयार। अब हमने देख लिया समवृत और विवृत, मतलब पहला और लास्ट। समवृत देख लिया, विवृत देख लिया, बचा क्या, अर्ध। इसमें अर्ध जोड़ दिया, अर्ध समवृत बन गया, इसमें अर्ध जोड़ दिया, अर्ध विवृत बन गया। मतलब हमें तो कुछ याद ही नहीं करना है। मतलब समवृत, समवृत और विवृत 2 को ध्यान देना है, और इसमें हम अर्ध जोड़ दिए, तो ये क्या हमारा बन गया, अर्ध समवृत और अर्ध विवृत। ये हमारा क्या बन गया, अर्ध समवृत और अर्ध विवृत। मतलब हमारा समवृत समवृत और विवृत 2 मैंने देखा तो उसमें जुड़ गया क्या, अर्ध। अर्ध मैंने जोड़ दिया तो अर्ध समवृत बन गया, और अर्ध जोड़ दिया तो हमारा क्या बन गया, अर्ध विवृत बन गया। मतलब मैंने 2 को देख लिया, 2 अपने आप हो गए। मतलब मुझे ध्यान में बिल्कुल भी देना नहीं है। ठीक है, अब हम इसको ये देखेंगे कि हमें रटना कैसे नहीं पड़ेगा, कैसे हम इसे समझ लें कि हमारा ये चीज तैयार हो जाएगा। 2 तो हमने देख लिया कि हमने समवृत और विवृत देख लिया, और उसमें अर्ध अर्ध जोड़ दिया, तो हमारा अर्ध समवृत और अर्ध विवृत हो गया। ठीक, अब देखिए, पहले को क्या लेना है, समवृत, और दूसरे को क्या लेना है, विवृत। अब हमने उसके बाद बीच वाले में हमें क्या जोड़ना है, दोनों, मतलब सेकंड और थर्ड में सिर्फ जोड़ना है अर्ध समवृत और अर्ध विवृत। पहले में समवृत, लास्ट में विवृत, और दोनों में अर्ध समवृत, अर्ध। मतलब आपको क्या करना है, पहले समवृत लिखिए, फिर अर्ध समवृत लिखिए, फिर अर्ध विवृत लिखिए, फिर विवृत लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद विवृत में आप बड़ा आ लगा दीजिए। विवृत में क्या करना है आपको, बड़ा आ लगा दीजिए। ठीक, जब ये बड़ा आ लगा दिया तो विवृत का तो कंफ्यूजन खत्म। बचा क्या हमारे पास, 3 हमारे पास बच गए। अब 3 हमारे पास बच गए, अब हमें 3 को कैसे समझना है। अब बचा क्या, अब हमें 3 में 2 को अर्ध समवृत, अर्ध विवृत, इसमें क्या आते हैं, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर किसमें आते हैं, अर्ध समवृत और विवृत में। अब हमें ये कंफ्यूज कि हम अर्ध समवृत में कौन से स्वर आते हैं और अर्ध विवृत में कौन सा युक्त स्वर आते हैं। मतलब अर्ध समवृत में कौन सा संयुक्त स्वर आ रहा है और अर्ध विवृत में। तो हमारा छोटा, मतलब दोनों ए और औ, ये हमारा किसमें आ गया, अर्ध समवृत में। तो बचा क्या, ए और ओ, मतलब दोनों बड़े वाले, और अ, ये हमारा क्या हो गया, अर्ध विवृत में। ठीक है, अब बचा जो शब्द वो ई, उ, री, और री हमारा क्या आ जाएगा, समवृत में। मतलब हल्का सा आसान सा ट्रिक है। विवृत स्वर हम आ में आ जाएंगे, और उसके बाद विवृत स्वर हम आ में आ गए, और ए ओ, और ए ओ और ई, ये हमारा क्या हो जाएगा, समवृत में आ जाएगा। इसको हम समझेंगे कैसे, रफ करके एक बार क्लियर कर देते हैं, क्योंकि ये बच्चा पेपर में बहुत कंफ्यूज करता है, क्योंकि ये बहुत पूछता भी है, इसलिए हमें कंफ्यूज भी बहुत कर देता है। हम इसको आ उठा लेंगे। किसको उठा लेंगे, सिर्फ आ को। आ को हमने उठा लिया, अभी हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ आ को उठा लिया। बचा क्या हमारे पास,
ओ अ एव। अब हमने क्या लिखना सिखाया था, समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध, अर्ध विवृत, मतलब पहला समृद्ध लिखना है, लास्ट वाला विवृत, और फिर अर्ध में समृद्ध, फिर अर्ध विवृत, इसमें अर्ध अर्ध जोड़ देना है। उसके बाद हमें दिमाग में ये लाना है कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं, 4, ए ओ। हमें बस फट से क्या करना है, अर्ध समृद्ध में ए ओ रख देना है, ए ओ में अर्ध समृद्ध में, बचा हमारे पास क्या, ए और ओ। अब इतना लिख देना। उसके बाद ई उ री हमारा क्या बच गया, समृद्ध में, और अ हमारा क्या आ गया, अर्ध। उसके बाद जब अ बचा तो हमारा अर्ध विवृत। मतलब आपने इसे क्वेश्चन, ये तो हमारा लिखने का, इसे आपने पेपर में पूछ लिया कि समृद्ध स्वर, क्वेश्चन दे दिया समृद्ध स्वर कौन से हैं, कौन से हैं, 4 दे दिया ऑप्शन, ई, उसके बाद ए, ओ और आ, ये 4 हमारा ऑप्शन दे देगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, अब हमें देखना है कि समृद्ध पूछा है और हमने कैसे लिखना सीखा था, समृद्ध, अर्ध समृद्ध, अर्ध विवृत और विवृत। हमने विवृत किस में रख दिया, बड़ा आ में रख दिया, अर्ध समृद्ध और अर्ध विवृत में 4 संयुक्त स्वर रख दिए और अ रख दिए। तो क्या हुआ, संयुक्त स्वर तो अपने आप कट गए ना, आ भी कट गया, बचा क्या हमारे पास, ई हमारा समृद्ध स्वर में हो गया, ई हमारा क्या हो गया, समृद्ध स्वर। मतलब ऐसे हमें पढ़ना है, ट्रिक के माध्यम से, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब आइए देखते हैं, अब यहाँ पे हम देखेंगे ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के भेद। अब कितने होते हैं, 2, वृत्ताकार, अवृत्ताकार, इसे वर्तुल, अवर्तुल भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम वर्तुल और अवर्तुल भी कहते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, ऊ मतलब एक उठाना है, दूसरा अपने आप बन जाना है। ऊ उठाइए, ऊ के साथ बड़ा ऊ अपने आप उठाए, मतलब छोटे भाई को उठाओ, बड़े भाई को अपने साथ ले जाएंगे घुमाने। हम, मेरा मन है ले जाएंगे भैया को आज, बस छोटे ऊ को ले जाएंगे, बड़े ऊ को अपने साथ ले जाएंगे, फिर ओ को ले जाएंगे, अपने बड़े भाई को साथ ले जाएंगे आज हम मेला घुमाने। मम्मी कितना भी मना कर दे, लेके ही जाना मुझे। और छोटे ऊ, ओ और ओ को, ये वर्तुकाल में आ गया। तो बचा क्या, आ ई, ये हमारा क्या हो गया, अवर्तुकाल। मतलब बिल्कुल भी रटना नहीं है, बस आपने समझ लिया, आपको हिंदी वर्णमाला टॉपिक एकदम इजी लगने लगेगा और आपका हर एक पेपर में 5-6 नंबर फिक्स है। ये सारे वीडियो, 4 वीडियो है, आपने देख ली तो आपका किसी पेपर में 5-6 नंबर तो जाना है, और केवीएस में तो एक भी नहीं कटेगा। हमें रटना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम जब जैसे बड़े होते हैं उससे हमें कोई चीज़ याद नहीं होती है, सिर्फ समझ लें। जैसे कोई भी टॉपिक अगर हम समझ लेते हैं तो रटने वाली एज कितनी होती है, इंटर तक। इंटर के बाद हम रट सकते ही नहीं है। तो हमारा क्या, वर्तुकाल और वर्तुल। हमने क्या किया, छोटे भाई को उठाया, मतलब छोटा ओ निकाला, बड़ा ओ अपने साथ ले जाएंगे, ओ निकाला, ओ को उसके बाद क्या किया, बड़ा ओ अपने साथ ले जाएंगे। 4 ये खत्म, बचा जो वर्तुकाल में हो गया। कुछ रटना ही नहीं है बस। उसके बाद आगे देखें, अब क्या है हमारा, ये ओ, छ, त्र, स, ये जो हमारे वर्ण होते हैं, ये हमने आपको 4 स्थान में पढ़ाया था कि कैसे क्या बोला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे इसलिए हमने लास्ट में रख दिया, क्योंकि आप ये बिल्कुल डाउट ना हो आपको कि आपने जो पहली वीडियो देखी वो दूसरी, तीसरी, चौथी में, मतलब हमारी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी 4 वीडियो आप जब देख लेंगे तो आपका स्वर, व्यंजन, वर्णमाला, उच्चारण स्थान, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त स्वर, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसलिए हम लास्ट में ये रखें, क्योंकि हमारा जो छात्र, हमारा क्या है, केवीएस का सिलेबस ही है। केवीएस का क्या है, हमारा सिलेबस ही है संयुक्त व्यंजन। तो ये हमारा व्यंजन कैसे लिखा जाता है, कैसे बोला जाता है, ये हमारा लिखा हुआ क्वेश्चन है कि छ कैसे है, स्र कैसे है। इसलिए कि हम इसलिए इसे रखें कि देखें कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो छ कैसे है, आपको 4 देख लेंगे तो कोई डाउट नहीं। छ कैसे लिखा जाता है, क प्लस स से, ये सब हमने पहले ही बताया था।
ये लास्ट में ये इसलिए हमने रख दिया कि आपको जैसे कोई भी कंफ्यूजन डाउट ना हो तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 कैसे बोला जाएगा? क प्लस स से। पहले वाले में क्या रहेगा? हलंत रहेगा। त्र कैसे रहेगा? त प्लस र से। ये पहले वाले में हलंत रहेगा। ज कैसे रहेगा? ज प्लस इया से। पहले वाले में हलंत, मतलब हमें संयुक्त व्यंजन में ये देखना है स्र कैसे रहेगा? स प्लस र से। पहले वाले में हलंत रहेगा, मतलब हमें ये देखना है कि पहले वाले में हलंत रहेगा और ये कैसे बोला? कंठ से क, सा, त से त, ये ज यहाँ से तालव नासिक, स र से तालव। ये हमारा रह गया आज की क्लास, जिसमें हमने स्वर और व्यंजन के देख लिया, अल्प प्राण, महाप्राण, सारा टॉपिक हमने देख लिया। अब ये हमारा वर्णमाला का टॉपिक खत्म। 4 वीडियो में हमने अपने वर्णमाला, उच्चारण स्थान, वर्णमाला, अल्प प्राण, महाप्राण, सक्त अक्षर, व्याकरण के सक्त अक्षर सारे देख लिए। अब इसके बाद क्या होगा? हमारा 40 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा। 40 क्वेश्चन रहेंगे उसमें वर्णमाला के, जिसमें केवीए से रिपीट, मतलब जो क्वेश्चन आए हैं पिछले वर्षों में वो सारे रहेंगे, और जो आ सकते हैं वो भी रहेंगे। दोनों मिला के वो हमारा 40 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा। इसलिए आप ये चारों वीडियो देखेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद वो टेस्ट देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज की क्लास पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब।